से आते हैं, वहाँ पे शिक्षा मंत्री उसी विधानसभा से आते हैं और उनका आवास को 3 बार से अधिक बार बच्चों ने घेरा था, लेकिन उनसे मुलाकात करना भी शिक्षा मंत्री सही नहीं समझते। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी मेरी मौजूदगी जन स्वराज पार्टी के प्रांत कार्यालय में है। मेरे साथ अभी जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि भोरे विधानसभा से आते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री का अपना विधानसभा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं लाठीचार्ज हुआ है टीआरडी 3.0 के अभ्यर्थियों को? ये पहली बात थोड़ी ना है। आप कुछ भी यहाँ पे मांग कीजिएगा, कुछ भी आवाज उठाइएगा, सवाल कीजिएगा या कोई भी विक्टिम है उसके साथ खड़े हो जाइएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनकी एक एक कमियां निकल के सामने आ रही है। इन कमियों को दबाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, इनकी आवाज दबाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको मारा जाए। अरे भाई, कोई आंदोलन कर रहा है या कोई मांग कर रहा है तो आप संज्ञान में लेकर के उसको सुनिए, उसको समझिए, उस पर कार्य कीजिए। ये तो आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है ये खामियां हम में है, कमियां हम में है। अगर इनकी बात को सुनेंगे, इनके बातों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और आपको ये भी बता दें, ये जो इनकी आवाज दबाई जा रही है, जो आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसका हनन खुलेआम किया जा रहा है। यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं, किसी की मौलिक अधिकार का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर आप परेशान में हैं तो आपको परेशानियों का निदान मिलना चाहिए, न कि उसको और परेशान करना चाहिए। लेकिन बिहार में भी क्या हो रहा है, अगर आप जाइएगा थाने में जाइएगा या फिर आप नौकरी मांगने जाइए या किसी मंत्री के पास जाइए, किसी विधायक के पास जाइए, उनके पास तंत्र है। उस तंत्र का उपयोग ये होना चाहिए कि आपके समस्याओं का समाधान करे। लेकिन देखिए, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, समस्याओं को समाधान नहीं किया जाएगा। आप सवाल पूछेगा, आप पर लाठियां बरसाई जाएगी। क्या आप अपराधी हैं? नौकरी मांगना अपराधी है? सही से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, इस पर बात करना ये अपराधी कर रहे हैं। आप जिस विधानसभा से आते हैं, वहाँ पे शिक्षा मंत्री उसी विधानसभा से आते हैं और उनका आवास को 3 बार से अधिक बार बच्चों ने घेरा था, लेकिन उनसे मुलाकात करना भी शिक्षा मंत्री सही नहीं समझते। वो शिक्षा मंत्री बन गए, उनके पिताजी भी मंत्री थे। एक चीज मुझको बताइए कि अगर आप मंत्री के बेटे हैं तो आप कितना प्रोटेक्शन में रहते हैं? आप जनता से मिल नहीं सकते। जो व्यक्ति शुरू से बचपन से लेकर अब तक आम जनता से मिला नहीं, आम जनता को समझा नहीं, तो आज क्या शिक्षा मंत्री के बाद आम जनता के दर्द को समझेगा? नहीं समझता। उनको नहीं पता है कि जो बच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल कर रहे हैं, 2 सालों से 3 सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका उनका लास्ट ईयर होगा, अदरवाइज बच्चों का आखिरी चल रहा है। तो वो क्या कर डू और डाई सिचुएशन होगा। जब शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहे हैं, वो खुद शिक्षित है, कुछ आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनको शिक्षा का महत्व को समझना चाहिए। लेकिन शिक्षा का महत्व समझने से या खुद शिक्षित होने से कुछ नहीं होता है। शिक्षित असली वही है जो दूसरों को भी शिक्षित कर दे। उनको तो शिक्षा मंत्रालय मिला है। बच्चों का एक आरोप ये भी था कि जब उनसे मुलाकात होती थी जेडीओ ऑफिस में या कहीं भी मुलाकात होती थी जहां बच्चे कोशिश करते थे, तो उनसे ढंग से बात तक नहीं किया जाता था और बच्चे ये आरोप लगाते थे कि अभी भी आईपीएस वाला ही उनका रोल रहता है। बिल्कुल सही बात बोले। चले जाए हमारे विधानसभा में, हमारे विधानसभा के वो विधायक हैं, आज भी आम जनता उनसे नहीं मिल पाती है। कुछ लोग हैं गिने चुने, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, पूरा प्रोटेक्शन में, पूरी सुरक्षा में। अगर आम आदमी कोई फरियाद लेके उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, उनको तो पहुंचने नहीं दिया जाता है। किस तरह के विधायक है वो? आम लोगों के विधायक है ही नहीं, कुछ गिने चुने लोगों के विधायक है। उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और सोचते हैं कि सारा समस्या का इनका निदान कर दिया, सारे समस्याओं का निदान हो गया। ऐसा नेता, ऐसा मंत्री जब तक बिहार में रहेगा, ना शिक्षा सुधरेगा, ना स्वास्थ्य सुधरेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। तो मिसाइल नीति को कैसे आप देखते हैं? बिहार एक गरीब राज्य है, शिक्षा में सबसे पिछड़ा है, रोजगार में सबसे पिछड़ापन है, पलायन इतना हो रहा है। जब भाई बिहार में इतना पलायन हो रहा है तो आप डोमिसाइल नीति काहे नहीं लागू करते हैं? ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर टीआरडी 1 टीआरडी 2 में डोमिसाइल नीति थी, टीआरडी 3 में नहीं है। 2023 में जो आज चिल्ला रहे हैं महागठबंधन के लोग कि भाई डोमिसाइल नीति लगनी चाहिए, उन्हीं की सरकार में 27 जून 2023 को हटाई गई थी। तो ये लोग अपना सरकार और सत्ता जाते हैं, बच्चे पीटे तो पीटे, बच्चे धक्के खाए तो खाए, यहाँ पे नौकरी मांग रहे हैं तो आप मार रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो गाली सुन रहे हैं। किसी भी राज्य की या देश की जो युवा होती है,
उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। आज जब हम नौकरी मांगने जाते हैं, हम मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ रहे हैं और कहते हैं यही विकास कर रहे हैं। इस बार 2025 का जो चुनाव हो रहा है, पूरे बिहार के युवा अच्छी से समझ गई है कि इस बार क्या करना। उनको अपने उंगली की ताकत दिखाएगी, वोट की ताकत दिखाएगी, उनको यहाँ से भगाएगी। बच्चों को डिटेन भी किया गया है और उनपे FIR दर्ज करने की बातें हो रही है। भाई आपके पास शक्ति है, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास कमियां भी हैं। उस कमियां को थोड़ी ना बताएंगे मेरे पास ये कमियां है, आप समाधान थोड़ी ना करेंगे। आप कोई बच्चा आवाज उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, उसको पकड़ लीजिए, डिटेन कर लीजिए, मार दीजिए, उसको FIR कर दीजिए, डरा दीजिए, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। ये तो हो रहा है बिहार सरकार में। ये किसी भी राज्य में घूम के आइए, इतनी बर्बरता स्टूडेंट्स पे, जो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उस पर कहीं देखने को नहीं मिलता, केवल सिर्फ बिहार राज्य में मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी 17वीं बीपीएससी के मामला में गांधी मैदान से लेकर धरना स्थल तक बैठे, तो क्या TRE 2.0 के अभ्यर्थियों के साथ खड़े उतर रह सकते हैं कि आपकी पार्टी खड़ी रह सकती है? हम तो कमिटमेंट है भैया, हमारी शिक्षा प्रायोरिटी पे है। हमारे जन स्वराज में देखेंगे कि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग घरों के अंदर बनते हैं या कुछ लोग बाहर थे। जैसे मैं बाहर था, मेरे जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग आए हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छी पढ़ाई किए, अच्छे नौकरी पर थे, अच्छे पदों पे थे, घर में थे, उनकी जिंदगी आराम से कट जाती भाई, पूरे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, पूरा कंफर्ट के साथ। लेकिन प्रशांत किशोर जी के आने के बाद जो मुद्दा उठाया, शिक्षा यहाँ पे पूरी तरह से करप्ट है, खराब है, तो वो लोग बाहर निकले, हम लोग बाहर निकले, तो पहली बात यही काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, जो कि 2025 में संभावना बहुत उज्जवल है इसका बनने की, तो शिक्षा पर ध्यान देंगे। जानते हैं, शिक्षा, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, रोजगार के पीछे भाग रहे हैं ना, जहां पे सरस्वती रहेगी लक्ष्मी अपने पास आएगी। आज जिस दिन आप सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी के पीछे भागना शुरू करेंगे, अपराधीकरण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम लोग ये बात को समझते हैं कि सबसे प्रायोरिटी है शिक्षा। 10 से 15 सालों तक हमने शिक्षा पर जोर दिया जाए यहाँ पर बिहार में, तो देखिएगा बिहार की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। क्या आप शिक्षा मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं क्या? पिछली बार भी चुनाव लड़ा था शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ, उसमें विधायक चुनाव लड़े थे, वो सीधे रिटायरमेंट हुए, आए, पार्टी का सिंबल लेके आए, 15 दिन 20 दिन पहले कुछ मुख्य लोगों से मिले और उसके बाद वो लोगों का एक हवा भरा, चुनाव जीत गए। लेकिन लोगों का जो भोरे विधानसभा का लोगों का कहना है कि यहाँ से चुन के गए, लेकिन वहां पे एक भी महाविद्यालय नहीं खोले। शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों ने, जो मेरा भोरे विधानसभा है, उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे विजयपुर में और कटिया में 2 प्रखंड में 2 महाविद्यालय खोलेंगे, भोरे में है ऑलरेडी, उसको और बेहतर करेंगे ताकि 3 साल की डिग्री 3 साल में ही मिले। लेकिन उन्होंने इन पर काम ही नहीं किया। महाविद्यालय कहाँ खोला? विजयपुर में, उनका गृह ब्लॉक है, वहां पे खोला नहीं। कटिया में उन्होंने खोला नहीं। आम जनता से मिलते नहीं। हमारे यहाँ जो मार्केट है, हमारे यहाँ का जो 3 ब्लॉक का जो मार्केट है, वो मार्केट श्रिंक हो रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, सारे लोग वहां जा रहे हैं। हमने कोई ऐसी व्यवस्था हमारे व्यवसायी के लिए नहीं किया ताकि हम मार्केट को रिटेन कर सके। सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वहां पे टैक्स जबरदस्ती उछला जाता है, पर्ची दिया जाता है 100 रुपया का, उछला जाता है 300 रुपया। वो किसके पॉकेट में जाता है? जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब कोई बजट बनाती है, जो टैक्स उछलती है, तो उस बजट का हिसाब देती है कि पैसा कहाँ खर्च करते हैं। अब जाइए, महानगर किए हैं, टॉयलेट नहीं, लेडीज टॉयलेट नहीं है वहां पे। किस बात की महानगर भाई? आइए, किसका काम है? प्रतिनिधि काम है। जाके देखिए, जाके पूछिए। आप तो पूरी फैसिलिटी में घिरे हुए हैं, आपको तो कोई दिक्कत होती नहीं, परेशानी होती नहीं। लेकिन रोजमर्रा के जो लोग काम करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले, कमाने वाले, उनकी व्यवसाय खत्म की जा रही है। आप कब खड़ा हुए? और वो लोग जो व्यवसायी वर्ग लोग जब खड़ा होते इस बात के लिए, तो उन पर FIR कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। अभी घटना घटी है मेरे साथ। 26 तारीख की बात है, मैं पटना से पहुंचा, ट्रॉली ट्रैक्टर और बाइक सवार की, आपकी विधानसभा की बात है? मेरे विधानसभा की बात है, कटिया ब्लॉक की बात है। हम लोग गए, हम पटना से पहुंचा तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉली ट्रैक्टर और बाइक सवार की वहां पे घायल हो गया, बहुत ऐसे जख्मी हो गया, तो उसको लेके चला गया हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनका कहना है परिजनों का कि अगर समय से हम उनको एम्बुलेंस मिल गया होता, एम्बुलेंस का नंबर 102, 108 इमरजेंसी नंबर आता है, और रोज चेक होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर लग रहा है या नहीं, ये रूल है। लेकिन इमरजेंसी नंबर लगा ही नहीं। परिजनों का कहा था भाई इमरजेंसी नंबर नहीं लगा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार। ये जीवन के अधिकार में आता है कि अगर मेरे जीवन खतरे में है, घायल हूं
या फिर किस बात की प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस बुलाऊं तो एम्बुलेंस वहां पहुंचना चाहिए, वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में गए मृत घोषित कर दिया गया तो परिजनों को लगा कि हमको एक सुरक्षा चाहिए, सहायता चाहिए, किससे? पुलिस से। तो पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस वहां नहीं पहुंची। ये भी हमारा वायलेशन है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 भी फंडामेंटल मौलिक अधिकार भी FIR हुआ है क्या? हाँ, बताता हूँ। तो ये उसके बाद ये लोग परिजन लोगों ने पार्थिव शरीर लेकर इधर उधर घूमते रहे, तो नहीं पुलिस को वहां पहुंची, कोई सहायता नहीं मिला। जो एक्सीडेंटल प्रक्रिया उसको शुरू नहीं हुई तो वहां पे थाने के पास पहुंचे। थाने को थोड़ा सा बगल में एक हेम चौराहा, उसको उन्होंने जाम किया। जाम करने के बाद मुझको पता चला कि ऐसा हुआ है। वहां पहुंचा, पुलिस भी पहुंच चुकी थी, उनसे बात किया, परिजनों से बात किया कि आप लोग धरना खत्म कीजिए, हम इनसे बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ है। यही पूछ रहे थे कि भैया एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है, आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, इस घटना आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। दूसरी बात बोला कि आप इतने 2 घंटे लेट से क्यों पहुंच, बुलाने के बाद हो सकते आप पहुंच जाते तो ये विश्वास हम दोनों में बढ़ता, जनता में और पब्लिक में। आप पुलिस ऑफिसर हैं या प्रशासन है तो आप इसी समाज से निकले हुए हैं ना, समाज से बाहर थोड़ी ना है। ये घटना तो आपके साथ भी हो सकती है, आपको पहुंचना चाहिए। और ये SDO साहब से मैंने बात किया और एक एप्लीकेशन लिखा और लोगों को बताया वहां पे कि मैं SDO साहब को बुला रहा हूँ, वो आ रहे हैं, उनके देखो एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए, बैठे रहिए। और शांत हो गए, बैठे रहे। और SDO साहब आए, उनके साथ 12 बजे रात तक मैंने बैठा, सब कुछ किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनके साथ बैठ के जो एक्सीडेंटल प्रक्रिया वो हुआ, FIR अज्ञात हुआ, सब कुछ करने के बाद CCTV जो फुटेज है थाने को वो भी देख सकते हैं, कुछ हंगामा नहीं हुआ। अगले दिन उन लोगों ने साजिश के तहत, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछ दिया था, अब पीड़ित थे, उनके साथ खड़ा था, विक्टिम के साथ खड़ा था, मेरे ऊपर FIR। प्रश्न पूछिएगा अपने बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पूछिएगा शिक्षा मंत्री से उनके विधानसभा में। बिल्कुल, अभी पूछ रहे हैं, तभी तो नतीजा हो रहा है। देखिए, जो हम लोग बिहार के लिए आए हैं, बिहार से मिट्टी से उपजे हुए लोग हैं, आम जनता से निकले हुए लोग हैं, हम आम जनता के दर्द को समझते हैं। हमारे पास क्या है जी, एजुकेशन के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बैकग्राउंड। अब मुझको पूरा विश्वास है, आई बात आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, अगर आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप बहुत बढ़िया अपने को शिक्षित कर लेंगे तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता, डरा नहीं सकता। इसी शिक्षा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 70 से 80% जो लड़कियां ड्रॉप आउट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ महाविद्यालय नहीं है, बाहर जाने पढ़ने की औकात नहीं है। अब शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां पढ़ने कहाँ जाएंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ पढ़ेंगी बेटियां? सोचा कभी उन्होंने इस पर बयान दिया? नहीं दिया। आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद मुझे 5 रिफॉर्म बता दीजिए जो लागू हुआ हो। 60,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है, 5 से 10 लड़के का नाम बता दीजिए तो इस शिक्षा से बढ़ करके नीट, IIT और कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था अपने ढंग से की ही नहीं है, आपके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। आप ये चाहते हैं कि जो अशिक्षित है अशिक्षित रहे और हम जाए वोट लें, उनका वोट खरीद लें, उनका वोट को मैनिपुलेट कर लें और जीतते रहें और राज करते रहें। ऐसा हमको शिक्षा मंत्री, ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं, आपके बच्चे हैं, ये देश के राज के भविष्य हैं। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, प्रजातंत्र है, इसके लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इसके बड़े बड़े महात्मा इसके लिए फांसी पर लटके हैं, तब जाके ये हमको ये स्वतंत्रता आजादी मिली है, हम इसके लिए आवाज उठा ही सकते हैं। तो राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, ये बात कह रहे थे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि भोड़ी विधानसभा से आते हैं। ये वही विधानसभा है जहां से शिक्षा मंत्री चुनकर आते हैं, अब शिक्षा मंत्री है। कई बार बच्चों ने उनका आवास को घेरा। आज दूसरा प्रयास था, जब मुख्यमंत्री की आवास को घेरने की बच्चे ने कोशिश की तो उनको बोर्ड और रोड की बात बच्चे कर रहे थे, लेकिन उन्हें लाठी मिला। बच्चे ये बार बार बोल रहे थे कि हमें लाठी मिला रोजगार के जगह पर। मेरा नाम आदित्य कुमार है, झकास भारत से जुड़ रहे हैं, एक अपडेट को लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत